लेस देन 90 डिग्री का डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। थर्ड, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फ्यू alpha particles are deflected from their path more than 90 डिग्री एंगल। बहुत कम ऐसे होंगे जो 90 से ज़्यादा डिग्री के एंगल पर, या ग्रेटर देन, ठीक है, मोर देन या ग्रेटर देन, ग्रेटर बेटर वर्ड है, ठीक है, मोर से, मोर के कंपैरिजन में ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल से ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट होने वाले वेरी फ्यू पार्टिकल्स होंगे। जैसे यहाँ दिख भी रहा है एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है, ये 90 से कम ही एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और कुछ ही पार्टिकल है जो 90 से ज़्यादा एंगल पर वेरी फ्यू पार्टिकल्स जो 90 से ज़्यादा पर डिफ्लेक्ट होंगे। ये ऑब्जर्वेशंस हैं, अभी ऑब्जर्वेशन, ऐसे ऑब्जर्वेशन देखने को मिले उसे, ठीक है, और उसने ऑब्जर्व किया ऐसा, ठीक है। अब एक और ऑब्जर्वेशन की बाउंस बैक वाला ऑब्जर्वेशन भी उसने ऑब्जर्व किया, ठीक है। क्या है? सम मीन्स वेरी वेरी फ्यू, ठीक है। सम का मतलब है वेरी वेरी फ्यू, यानी बहुत ही कम पार्टिकल्स, आउट ऑफ, कुछ बुक्स में तो लिखा होता है आउट ऑफ 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल, ठीक है, 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल। मैं लिख देता हूँ 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स। कुछ बुक्स में ये 15,000 लिखा होता है, कुछ बुक्स में ये क्या लिखा होता है, 18,000 लिखा होता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं मैक्सिमम उसमें 20,000 लिखा होगा। फिर भी आप एक बार एनसीईआरटी में देख लेना, एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट लिखा है उसमें वैल्यू क्या लिखी है, अगर वो 20,000 लिखी है तो 20,000 भी याद कर लेना। वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, पर रेयर केस, और अगर वहाँ 18,000 लिखा है तो 18, 15 लिखा है तो 15, वो क्योंकि उसी को स्केल मान करके वो सीबीएसई क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करते हैं, तो उसी में वो है, हमें कंपेयर उसी से करना पड़ेगा। वैसे जो मैंने कहा ना, स्टैंडर्ड बुक्स में जो लिखा होता है वो 20,000 लिखा होता है, पर ये वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि कोई फिक्स नहीं होता है कि इतने ही पार्टिकल होंगे। कभी कभी एक्सपेरिमेंट में 15,000 में से ही कोई डिफ्लेक्ट कर जाता है, कह रहा ना वेरियस ऑफ एक्सपेरिमेंट, लेकिन जो मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट है वो 20,000 का है, ठीक है। तो 1 आउट ऑफ द 20,000 पार्टिकल, सम वर scattered in the opposite direction, were even scattered in opposite direction, at an angle of 180 डिग्री, या कभी कभी क्या होता है क्लोज टू 180 डिग्री। कोई नेसेसरी नहीं होता कि 180 पर ही जाएगा, वो 179 भी हो सकता है। मतलब कोई नेसेसरी नहीं कि हर बार 20,000 में से एक पार्टिकल 180 पर ही जाएगा, नहीं, ये क्लोज टू 180 भी हो सकता है, लेकिन मतलब एक मैक्सिमम एंगल बनेगा जो जिसकी क्वांटिटी क्लोज टू 180 होगी, और वो कितने पार्टिकल शो करेंगे, कोई एक पार्टिकल आउट ऑफ द 20,000 पार्टिकल, कोई केवल एक पार्टिकल होगा जो 180 या क्लोज टू 180 का क्या करेगा, रोटेशन, ठीक है। और ये इस तरह का, मतलब ये क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, और ये इस टाइप का है, जैसे कि रदरफोर्ड ने एक स्टेटमेंट यूज़ किया, कैसा स्टेटमेंट, इट वाज एज इनक्रेडिबल, इट वाज एज इनक्रेडिबल, ठीक है, एज इफ़ यू फायर्ड a 15-inch shell at a piece of paper
at a piece of tissue paper and it came back and hit you। ठीक है, ये रदरफोर्ड का एक स्टेटमेंट था। मतलब ये इनक्रेडिबल है एज कि आपने क्या किया, 15 इंच का एक शेल, मतलब 15 इंच साइज़ का, और आपने किस पर, टिश्यू पेपर पर। आप देखते हैं टिश्यू पेपर कितना थिन होता है, ठीक है, उस पर आपने उसे थ्रो किया है बहुत हाई स्पीड से। थ्रो करने के बाद वो उसने क्या किया, उस टिश्यू पेपर ने उसे आपको वापस भेज दिया। ठीक है, मतलब उस शेल को रिटर्न कर दिया और वो शेल आकर आपको हिट करे, मतलब इतनी स्पीड से वापस आए। तो ये ऐसा बिल्कुल यहाँ पर ऑब्ज़र्व होता है कि एक अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, जो कि उसके कंपैरिजन में, मतलब थिन गोल्ड फॉइल के कंपैरिजन में इस तरह का था, 15 इंच की शेल से मतलब कंपैरिजन किया उसने। ठीक है, कि ये जैसे टिश्यू पेपर है कि थिकनेस और ये शेल, तो मतलब ये रेशो में कंपेयर किया उसने कि इस टाइप का अरेंजमेंट है और ये बहुत ज़्यादा उसे मतलब उसे क्या करता है, हिट करता है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इसके ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है। कभी वैसे जनरली तो क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक, लेकिन फिर भी कभी किसी रेयर केस में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये किससे रिलेटेड होता है, स्कैटरिंग से रिलेटेड है ये। ठीक है, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स the number of alpha particles scattered through a given angle, यानी ये कोई पर्टिकुलर एंगल, गिवन लिख सकते हैं या पर्टिकुलर, थ्रू ए पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं, पर्टिकुलर या गिवन एंगल वाज डायरेक्टली proportional to the thickness of a foil and the square of nuclear charge, ठीक है, and inversely proportional to the fourth power of velocity, ठीक है, ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ये ऐसा उसने ऑब्ज़र्व किया कि कोई भी कितने पार्टिकल्स, कोई जितने भी नंबर ऑफ़ अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर्ड हो रहे हैं एक फ़िक्स एंगल से या पर्टिकुलर एंगल से, वो इन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और एक मैथमेटिकल फार्मूला भी है, वैसे जनरली मैंने कहा ना यूज़ नहीं होता है, पर किसी केस में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये फार्मूला होता है एफ फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा का ये है, मतलब ये लिखा जाता है फ्रैक्शन, एफ थीटा क्या लिखा जाता है, फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल अल्फा पार्टिकल्स scattered through थीटा, थ्रू ए थीटा एंगल। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन है, टोटल पार्टिकल जितने इनिशियल आपने लिए थे, मान लो 50,000 लिए थे, तो उनमें से ये फ्रैक्शन है जो थीटा एंगल पर डिफ्लेक्ट करे। पर्टिकुलर एंगल फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है, कि किस एंगल पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, 60 डिग्री पर, 70 डिग्री पर, या 80 डिग्री पर, या 90 डिग्री पर, और ये किसके इक्वल होता है, ये 2, वैसे मैंने कहा ना फॉर्मूले की रेयर केस में ही रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, 2 पाई टी
सिग्मा जेड जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एम वी स्क्वायर स्क्वायर टोटल का स्क्वायर साइन थीटा अपॉन साइन 4 थीटा बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पर क्या पाई तो आपको पता ही है, टू भी वैल्यू पता है, टी ये क्या थिकनेस, ठीक है, थिकनेस ऑफ द फॉयल, थिकनेस ऑफ फॉयल। ठीक, इसलिए क्या लिखा है, गिवन एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा क्योंकि ये सब चीज़ें कांस्टेंट है, मतलब बाकी सबको कांस्टेंट मान लें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, थिकनेस। और क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, डेंसिटी, रो कहते हैं इसे, डेंसिटी, डी भी लिख सकते थे, डेंसिटी ऑफ फॉयल। ठीक है, डेंसिटी ऑफ फॉयल क्या होगा, यानी एटम पर सेंटीमीटर क्यूब, कितने एटम 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, यानी एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब ये थिकनेस है। ठीक है, अब ये थीटा तो आपको पता ही है कौन सा है, जो है एट विच एंगल लिखा है ये थ्रू एट थीटा एंगल, जिससे वो डिफ्लेक्ट कर रहा है उस एंगल की बात कर रहे हैं। एम इज़ द मास ऑफ एल्फा पार्टिकल, ठीक है, ये मास है। वी इज़ द वेलोसिटी, एम इज़ द मास ऑफ एल्फा पार्टिकल, वी इज़ द वेलोसिटी, मास ऑफ एल्फा पार्टिकल, v is the velocity of alpha particle। और इसलिए वहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर लिखा है, क्यों, क्योंकि 2 पावर ये है और 2 पावर ये है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, बाकी सब कांस्टेंट है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो v रेज़ टू पावर 4 यानी फोर्थ पावर ऑफ द वेलोसिटी इस पर इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये z और कैपिटल स्मॉल z कैपिटल z क्या है, ये स्मॉल z है न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एल्फा पार्टिकल, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एल्फा पार्टिकल 2 होता है। ठीक है, और कैपिटल Z क्या है, कैपिटल Z है न्यूक्लियर चार्ज ऑफ गोल्ड पार्टिकल, गोल्ड फॉयल। ठीक है, गोल्ड फॉयल पार्टिकल वही होगा गोल्ड एटम। ठीक है, गोल्ड फॉयल लिखना चाहो फॉयल लिख दो, गोल्ड एटम लिखना चाहो एटम लिख दो। ठीक है, तो ये उसका न्यूक्लियर चार्ज है, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है, 79 होता है। ठीक है, कि ये चार्ज पर लिखा हुआ है ना, एंड द स्क्वायर ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, एंड द स्क्वायर ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, तो जेड है और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस लिखा हुआ है न्यूक्लियर चार्ज। ई इज़ द चार्ज, ई क्या है, ई चार्ज है, स्मॉल ई क्या है, ई इक्वल टू चार्ज। ठीक है, उस पर जो भी चार्ज है, जैसे अल्फा पार्टिकल पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो वो इस चार्ज की वैल्यू है, चार्ज वैल्यू। ठीक है, वही 1.602 वही होगा, ये तो चार्ज की वैल्यू तो यही होती है। ठीक है, क्लियर। तो ये यहाँ से इस तरह का अरेंजमेंट है, कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछ सकता है, इन्वर्सली रिलेशन पूछ सकता है। ठीक है, ये है। और अगर हम थीटा का और इन पार्टिकल इसका रिलेशन बनाते हैं तो ग्राफ इस तरह का बनता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड थ्रू द थीटा एंगल। ठीक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मैं बता रहा हूँ ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं, कभी जनरली क्वेश्चंस नहीं डिस्कस किए जाते ये, लेकिन कभी अगर थीटा एंगल ऑफ रोटेशन और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच डिफ्लेक्टेड थ्रू द थीटा एंगल। ठीक है, मतलब कौन कितने पार्टिकल्स हैं जो कम एंगल पर ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और ज़्यादा थीटा वाले कितने हैं, कम पार्टिकल है। फ्रैक्शन भी कह सकते हैं आप इसे, फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल, एंड फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल कह सकते हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि थीटा एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है डेविएशन का, डिफ्लेक्शन का, वैसे वैसे एन फ्रैक्शन की क्वांटिटी कम हो रही है, यानी कम ही पार्टिकल ऐसे होंगे जो ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट करेंगे, और बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो एक छोटे एंगल पर डिफ्लेक्ट करेंगे। थीटा यहाँ पर 0 है, ये 0 है। ठीक है, तो ये थीटा एंगल जितना 0 के क्लोज रहेगा उतने ही ज़्यादा पार्टिकल होंगे। फ्रैक्शन भी कह सकते हैं आप इसे, नंबर ऑफ पार्टिकल कह सकते हैं। तो इस तरह से कोई कभी ग्राफ पूछ सकता है आपसे कि कैसे ग्राफ बनेगा, या साइन के साथ रिलेशन पूछ सकता है कि ये किस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये एन की वैल्यू थीटा वो 1/sin रेज़ टू पावर 4 थीटा बाई 2। ठीक है, उससे रिलेटेड है फ्रैक्शन मेनली, अगर बाकी सबको कांस्टेंट कर दे तो। ठीक,
तो ये होता है क्या, ये इससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड पॉइंट है। ठीक, अब अगर हम बात करें, इसमें एक वर्ड और आता है जब ये इवन स्कैटर्ड करते हैं या कोई पार्टिकल सीधा सीधा मूव कर जाता है किसके पास, द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम वेयर द अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक थ्रू द 180 डिग्री एंगल इज कॉल्ड द डिस्टेंस। इसका एक वर्ड लिखा होता है। ठीक, ये जो हमने लिखा है ना अभी, ये स्कैटर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, तो ये फोर्थ पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक, तो मैं यहाँ स्पेस है इतना, द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम वेयर, चलो अलग से लिख देते हैं हम इसे पॉइंट को। ठीक, 6 पॉइंट बना देते हैं। द डिस्टेंस of nucleus from where the alpha particle or any other, ये मैं एनी अदर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एडिशनल, कभी कोई क्वेश्चन हो नेसेसरी नहीं कि अल्फा पार्टिकल का हो, कोई और पॉजिटिवली ऑफ और एनी अदर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। तो कोई हम ये यूनिवर्सल लिख रहे हैं, वैसे तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में तो सिर्फ अल्फा पार्टिकल लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो तो अल्फा पार्टिकल पे एक्सपेरिमेंट किया था। ये मैं एडिशनल बदलाते हैं मैंने, और एनी अदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, रिटर्न्स बैक थ्रू द 180 degree angle is known as, या is called as distance of closest approach। ठीक है, क्या लिखा जाता है इसे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच लिखा जाता है। ठीक है, क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, क्लोजेस्ट अप्रोच लिखा जाता है इसे, और इसका ब्रैकेट मतलब एक और भी कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं इफेक्टिव रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, क्लोजेस्ट अप्रोच या इफेक्टिव रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, क्लोजेस्ट अप्रोच, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं इफेक्टिव रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि वो अल्फा पार्टिकल बेरिलियम वगैरह एटम होता है तो उसके न्यूक्लियस को हिट कर देता, पेनिट्रेट करता, मतलब उसके न्यूक्लियस में ही एंटर कर जाता है। जैसे बेरिलियम में अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस एंटर कर जाता है बेरिलियम के न्यूक्लियस में, और एक नया न्यूक्लियर जनरेट करता है, कौन सा, कार्बन का नया न्यूक्लियर बनता है, और न्यूट्रॉन पार्टिकल रिलीज़ हो जाता है, ऐसा होता है। लेकिन ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये गोल्ड के पार्टिकल को या हैवियर पार्टिकल को, यानी जिसका प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये भी खुद पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो उस प्रोटॉन के पास भी क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो इसलिए बस वो एक क्लोजेस्ट अप्रोच तक ही पहुँच सकता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच क्या हो सकती है, उसकी बाउंड्री को टच करके आ सकता है। ठीक है, यानी कि अल्फा पार्टिकल किसी भी एटम के क्या कर सकता है, न्यूक्लियस की बाउंड्री को टच करके वापस आ सकता है अगर वो हैवियर है, और अगर वो लाइट है तो क्या हो सकता है, उसे उसके अंदर एंटर भी करा सकता है, अल्फा पार्टिकल उसके न्यूक्लियस के अंदर भी एंटर कर सकता है, जैसा हमने पहले एक्सपेरिमेंट में लिखा। ठीक है, कौन से, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी वाले एक्सपेरिमेंट में लिखा, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए इसे क्लोजेस्ट अप्रोच लिखा गया। ठीक है, तो इसका क्लोजेस्ट अप्रोच का एक मैथमेटिकल फार्मूला भी होता है। ठीक है, वो भी लिख लेते हैं हम कि क्लोजेस्ट अप्रोच का मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है। ठीक, लिख लेते हैं, हेडिंग लिख लेते हैं यहीं पर, उसके बाद कंक्लूजन लिख लेंगे इसके। ठीक है, ये तो ऑब्जर्वेशन लिख रहे थे हम, फिर कंक्लूजन क्या आए हैं इसके। ठीक, और उसके बाद फिर एटॉमिक मॉडल क्या है, उसी के बेस पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट
अप्रोच। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंसिडर ए अल्फ़ा पार्टिकल। चलिए, ये Q पॉइंट पर एक क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल है। अल्फ़ा पार्टिकल को आप 2He4 ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको बताया हुआ है। ठीक है, या आप इसे 2 पॉजिटिवली चार्ज भी कह सकते हैं। Q पॉइंट पर अल्फ़ा पार्टिकल 2 पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल इसका चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल लेकिन अपोजिट। ठीक है, प्लस साइन लिख दिया, 2E चार्ज है इसका। ठीक, और आप मैंने कहा ना अल्फ़ा की जगह कोई और भी ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हो सकता है सिंगल E हो, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही उसका चार्ज हो विथ पॉजिटिव साइन, या 2-3 के इक्वल हो सकता है, 4 के इक्वल हो सकता है। ये तो हम स्टैंडर्ड वाला ले रहे हैं। अब ये अल्फ़ा पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक, तो हम इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, α+2 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं Z1E लिख सकते हैं, या ZE लिख सकते हैं, और Z1E लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल रहेगा। फिर भी मैंने Z1E लिख दिया, हो सकता है चार्ज भी बदल दें वो, कि इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज नहीं है, कोई इमेजनरी चार्ज है। न्यूमेरिकल में तो कुछ भी लिखा जा सकता है ना, इमेजनरी बना दिया, इफ़ लिख करके कर देंगे वो, एज्यूम दैट द चार्ज इज़ दिस वन एंड द Z इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 2, इट इज़ इक्वल टू 1, इट इज़ इक्वल टू 3, कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए हमने Z1E लिख दिया, या Z1E लिख सकते हैं। तो और इसमें तो हमें अल्फ़ा ही लिखा हमने। ठीक है, मैं तो इमेजनरी वाली केस की बात कर रहा हूँ। अब ये क्या करेगा, एक P पॉइंट पर जाकर रुक जाएगा। ठीक है, P पॉइंट पर, और ये बाउंस बैक हो जाएगा, रिटर्न यहाँ से। ठीक, और ये जा रहा था किसकी तरफ, ये जा रहा था एक किसी एटम की तरफ। ठीक है, Z2E। ठीक है, या क्या लिखा होगा, Z2E2। हो सकता है इसका भी चार्ज अलग अलग हो, और चार्ज अलग नहीं है तो दोनों के चार्ज तो सेम रहेंगे। ठीक है, E और E चार्ज सेम रहता है। तो इस न्यूक्लियस की तरफ जा रहा था, और इस पॉइंट पर आकर के ये क्या हो गया, रुक गया। P इज़ द पॉइंट जहाँ पर वो क्या है, स्टॉप हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का इसके इस डिस्टेंस को, R को क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, अल्फ़ा पार्टिकल अप्रोचिंग स्ट्रेट, लेट अस consider an alpha particle approaching straight, मतलब उसमें कोई डेविएशन नहीं है, स्ट्रेट एंगल पर, मतलब 180 डिग्री पर, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। कोई एक न्यूक्लियस है, किसी का भी न्यूक्लियस हो सकता है, न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर Z2, उसका एटॉमिक नंबर Z2 है। ठीक है, और ये अल्फ़ा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर, या तो वो तो हमें पता ही है 2 है, या आप उसका Z1 लिख सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल विद एटॉमिक नंबर Z1, अल्फ़ा पार्टिकल का Z1 ले सकते हैं, मैंने इसे Z2 लिख दिया डिस्टिंग्विश करने के लिए, ऐसा इसलिए अलग अलग लिखा है। ठीक है, अब ये क्लोजर टू द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से क्लोज होगा, वेलोसिटी विल डिक्रीजेज ड्यू टू द रिपल्शन। ठीक है, तो आगे लिखते हैं, एज इट मूव्स, बस 1-2 ही लाइन लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। इट मूव्स क्लोजर टू न्यूक्लियस, द वेलोसिटी will decreases, obviously will decrease। अब ये डिक्रीज क्यों होगी, ड्यू टू द रिपल्शन, किसके बीच रिपल्शन है, इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन है, ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन अल्फ़ा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस, अल्फ़ा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। ठीक है, ऐसा क्यों, बिकॉज बोथ आर लाइक चार्जेस, दोनों के पास सेम चार्ज है इसलिए। ठीक है, तो अब एट P पॉइंट वेलोसिटी बिकेम 0 एंड एट P पॉइंट वेलोसिटी बिकेम 0।
यहाँ पर जाकर वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और इसी डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा, इफेक्टिव रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस या नोन एज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो P और Z के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसी को क्लोज, या P जहाँ तक पहुँच गया वो ही क्या है, R इज़ द क्लोजेस्ट अप्रोच। देयरफॉर R इज़ द क्लोजेस्ट अप्रोच। आर क्लोजेस्ट अप्रोच है या डिस्टेंस है। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो हम इसे लैंग्वेज की फॉर्म से हटा देते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट पॉइंट Q क्या होगी, हाफ mv²। m इज़ द मास, v इज़ द वेलोसिटी, वो तो ऑब्वियसली आपको पता है। m इज़ द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, और v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो मूव करेगा। ठीक है, एट Q पॉइंट टोटल एनर्जी इक्वल टू KE। ठीक है, एट मतलब टोटल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। एट पॉइंट Q टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0 है। ठीक है, बट द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इसका, अब सॉल्व कर सकते हैं आप। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, चार्जेस के इक्वल होता है। ठीक है, Q1 Q2 K/R होता है। ठीक है, चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, Q1 Q2 इंटू कॉन्स्टेंट होता है, वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं K/R। ठीक है, देयरफॉर P पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, PE लिख देते हैं, एट पॉइंट P PE पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू Q1 Q2 को एक्सप्लेन कर लेते हैं। Q1 क्या है, Q1 चार्ज है, या तो हम Z1E लिखेंगे इसे। ठीक है, Z1E, और Q2 चार्ज क्या है, Z2E, या आप इसे Z1E1 इंटू Z2E2 भी लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, या इसकी वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं 2E जैसा कि हमने लिखा हुआ है। ठीक है, और K तो एक कांस्टेंट है अपॉन R तो क्लोजेस्ट अप्रोच है उसका। ठीक है, K क्या होता है, बाकी ये सब तो पता ही है कि क्या है। K इक्वल टू होता है परमिटिविटी कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट, इट इज़ रिलेटेड विद द फ्री अवेलेबल स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, फ्री अवेलेबल स्पेस से रिलेटेड होता है। इसकी वैल्यू 1/4 पाई एलेप्शन नॉट के इक्वल होती है। K इज़ इक्वल टू 4 पाई एलेप्शन नॉट। ठीक है, और ये एलेप्शन नॉट किसके इक्वल होता है, एलेप्शन नॉट एक कांस्टेंट होता है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, और कांस्टेंट को क्या कहते हैं, इसे परमिटिविटी ऑफ द फ्री अवेलेबल स्पेस कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री अवेलेबल स्पेस। ठीक है, फ्री अवेलेबल स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री अवेलेबल स्पेस कहा जाता है एलेप्शन नॉट को। तो ये एलेप्शन नॉट के इक्वल होता है 1/4 पाई नॉट के इक्वल होता है K की वैल्यू। ठीक है, K जो होता है ये, तो ये यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब होना क्या चाहिए, दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, आपको पता ही है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो सकता है, लेकिन टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक है, बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो आपको पता है। ठीक है, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, शुड बी इक्वल।
ठीक है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट Q इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, एट P। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दोनों का सम किसके इक्वल था, ज़ीरो के इक्वल था। काइनेटिक एनर्जी मतलब दोनों के उसमें कोई भी जो टोटल है उसमें चेंजेस नहीं आना चाहिए, मीन्स वही है मीनिंग, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। काइनेटिक एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही क्या होगी, नेगेटिव होगी उसकी, ठीक है, यानी कि दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, इसलिए काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, तो हमने ये लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी सामने लिखा है Z1e Z2e इंटू के अपॉन आर, ठीक। और यहाँ से हम क्या सॉल्व कर लेते हैं, r को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं, r इक्वल टू क्या होगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो यही है Z1e Z2e इंटू के, हाफ क्योंकि नीचे आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 2 अपॉन mv², ठीक है। ये होता है क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए है। और अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, r इक्वल टू Z1 Z2e², ठीक है, 2 Z1, ठीक है, इंटू के अपॉन mv², ठीक। या क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है, Z1 की वैल्यू पता है, तो वो भी लिख सकते हैं। तो कुछ बुक्स में ये 4 भी लिखा हो सकता है, 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि Z1 की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक। और ये अलग अलग चार्जेस मैंने इसलिए लिखे हैं कि हो सकता है कि फॉर्मूले में चार्जेस अलग अलग, अगर सेम है तो e² लिखेंगे, सेम नहीं है तो अलग अलग लिखो। और Z1 की वैल्यू अगर हमें पता है सारी Z1 Z2 तो वो भी लिख दो। अगर Z1 फिक्स है कि 2 है तो यहाँ पर 2 लिख करके उसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें यूनिट्स क्या होंगी, ठीक है। यूनिट, तो यूनिट दो तरह की यूनिट होती हैं, एक CGS यूनिट और एक SI यूनिट, ठीक है। तो CGS यूनिट और एक होता है SI यूनिट, ठीक है। CGS यूनिट में क्या होगा, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। SI यूनिट में क्या होगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ठीक है। मतलब जब भी आपको जिस फॉर्म में उसे सॉल्व करना है उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर मास क्या होगा, मास ग्राम में होगा, मास ऑफ ए पार्टिकल शुड बी इन ग्राम, ठीक है। मास इन यूनिट क्या होगी, ग्राम, ठीक है, मास इन ग्राम। और यहाँ पर मास की यूनिट क्या होगी, इन केजी, मास की यूनिट केजी होगी, यहाँ पर किलोग्राम यूज़ होगा, ठीक, क्लियर, ये ध्यान रखना है। यहाँ ई यानी चार्ज ESU यूनिट में होगा, ESU यूनिट यानी 4.8 तो फिक्स होता है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU जो आपको बताया था। जबकि यहाँ पर क्या होगा चार्ज, यहाँ पर चार्ज किस में होगा, कुलाम में होगा, ठीक है। कुलाम मतलब आपको बताया था इसकी वैल्यू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम चार्ज, इस तरह से होगा, ठीक है। ये यूनिट होगी। आर का आंसर यहाँ पर क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा, जबकि यहाँ आर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, मीटर में होगा, मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच मीटर में होगी, ठीक। ये के की वैल्यू यहाँ अगर हम बात करते हैं तो के यहाँ पर क्या होगा, के की वैल्यू 1 रहेगी, 1 डाइन्स, ठीक है। डाइन्स सेंटीमीटर, डाइन्स भी लिखने की जरूरत नहीं है, डाइन लिख देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर और पर ESU², ये यूनिट होती है इसकी। 1 वैल्यू लिखी जाती है सेंटीमीटर में। लेकिन अगर मीटर में सॉल्व करना है तो के की वैल्यू ये नहीं होगी, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये यूनिट होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको आर को सेंटीमीटर में सॉल्व करना है या मीटर में सॉल्व करना है आर को। तो CGS में ये सब टर्म मतलब यूनिट अगर मैच नहीं करेगी तो आंसर भी मैच नहीं करेगा, इसलिए यूनिट मैंने सारी लिख दी हैं, किसकी क्या यूनिट कहाँ पर रखी जानी है, कौन किस यूनिट में होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे यूज़ करेंगे, क्लियर। तो ये था हमारा क्लोजेस्ट अप्रोच का। तो क्लोजेस्ट अप्रोच यानी कि अभी हमने सिर्फ क्या लिखा है, रदरफोर्ड के क्या लिखे हैं, ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं, रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशंस। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसके बाद आता है कंक्लूजन ऑफ
अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो कंक्लूज़न के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं कि कंक्लूज़न क्या है इसका। वैसे आपको पता है, फिर भी एक बार रीड कर लेना, और हम जब लिखेंगे अभी इसे तो इसमें कंक्लूज़न होगा। इसके बाद में रदरफोर्ड मॉडल के बाद हम इसके ड्रॉबैक्स देखेंगे। ड्रॉबैक्स के बाद में कुछ नई टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगी, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वगैरह, ठीक है, और वो उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वर्ड आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्ड आएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो अभी ये सब स्टडी करने के बाद बोर्स मॉडल का नंबर आएगा जो थोड़ा बेटर है। ठीक, बोर्स मॉडल के बाद फिर इसमें समरफील्ड का एक मॉडल है, छोटा सा, ज़्यादा तो डिटेल नहीं है उसकी, ठीक है, आते भी नहीं है ज़्यादा क्वेश्चन उसके, तो उसके थोड़ा बहुत हम डिटेल लिख लेंगे, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, समरी टाइप का लिख लेंगे उसका समरफील्ड का। और उसके बाद फिर आता है मॉडर्न क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। मॉडर्न वाला जो मॉडल है यानी कि एटॉम उसके रिलेटेड जो ऑर्बिटल्स वगैरह से रिलेटेड होगा वो आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो इस वे में हमारा ये चैप्टर आगे मूव करेगा। चलिए, ओके, इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, गुड डे।